नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सिंगल द्वीप वर्णन खंड का व्याख्या भाग पढ़ते हैं। इससे पहले कि हमारी वीडियो में हमने पढ़ा कि सिंगल द्वीप का जो मानसरोवर है वो अत्यंत सुंदर है और इतनी ही सुंदर उस पर पानी भरने के लिए आने वाली पनिहारिनें हैं। और आज हम सिंगल द्वीप के अंदर तालाब है उनका वर्णन करेंगे और इसके अलावा जो फल लगे हुए हैं सिंगल द्वीप के बाग बगीचों में उन फलों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो व्याख्या करने से पहले सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? प्रसंग लिखना होता है। तो प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी के सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि या प्रेमाख्यान काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के सिंगल द्वीप वर्णन खंड से ली गई है। उक्त पंक्तियों में सिंगल द्वीप के ताल तलैयों का वर्णन किया गया है। ये आपको इसके विशेष में प्रसंग में लिखना है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। ताल तालाब बरनी नहीं जाही। बरनी का अर्थ क्या होता है? वर्णन करना। कवि मलिक मोहम्मद जायसी उक्त पंक्तियों में सिंगल द्वीप के ताल तलैयों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सिंगल द्वीप में इतने ताल और तलैये हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सूझे बार पार किछु नाही। किछु का अर्थ है कुछ भी नहीं। उनकी संख्या इतनी अधिक है कि उनकी संख्या का आर पार भी हमें ज्ञात नहीं होता, यानी हम उनकी संख्या का अनुमान भी नहीं लगा सकते। उनकी संख्या इतनी अधिक है। फूले कुमुद श्वेत उजियारे। श्वेत का अर्थ क्या होता है? श्वेत, सफ़ेद। कुमुद का अर्थ कुमुद के फूल होते हैं वो। फूले कुमुद श्वेत उजियारे मान हूँ उए गगन महतारे। उए का अर्थ क्या होता है? उदित होना। गगन का अर्थ है आकाश। और यहाँ पर जो मान हो शब्द है वो वाचक शब्द है किस अलंकार का? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में जनु, जानो, मनो, मानो ये शब्द होते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मान हो शब्द किसका है? उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है जो आप इसके विशेष में लिखोगे बाद में। फूले कुमुद श्वेत उजियारे मान हूँ उए गगन मह तारे। उन ताल तलैयों में श्वेत कमल और कुमुद फूले हुए सुशोभित हो रहे हैं। वे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो आकाश में तारे उदित हुए हो। उतर ही मेघ चढ़ ही लेई पानी। कवि कहते हैं कि वहाँ उन ताल तलैयों में मेघ नीचे उतरते हैं और पानी लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। चमके मच्छ बिज्जू के बानी। मच्छ का अर्थ क्या है? मछली। बिज्जू का अर्थ क्या है? बिजली। तालों के पानी में मछलियाँ ऐसे चमकती है जैसे बिजली चमक रही हो। यहाँ बिज्जू के बानी की तालों की मछलियाँ ऐसे चमकती है जैसे बिजली चमक रही हो। तो यहाँ पर मछली और बिजली की आपस में तुलना की गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो ये भी आपको विशेष में लिखना है कि उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे है पोर ही पंख सुसंग ही संगा। पोर ही का अर्थ क्या होता है? फैलाना, पंख फैलाना। और सुसंग ही का अर्थ क्या होता है? अपना सच्चा साथी, अपना जीवन साथी। पोर ही पंख सुसंग ही संगा। सेत पीत राते बहु रंगा। पोर ही का अर्थ मैंने बताया फैलाना। सुसंग ही का अर्थ है अपना जीवन साथी। सेत का अर्थ श्वेत, पीत का अर्थ पीला और राते का अर्थ लाल। पोर ही पंख सुसंग ही संगा सेत पीत राते बहु रंगा। विविध प्रकार के श्वेत, पीले, लाल इत्यादि रंगों के पक्षी जल में अपने जीवन साथी के साथ पंखों को फैलाकर तैर रहे हैं। चकई चकवा केली कराही निसी के बिचा है दिनी मिली जाही। केली का अर्थ क्रीड़ा करना, निसी का अर्थ रात्रि, बिछाए का अर्थ बिछुड़ना। चकई चकवा केली कराही निसी के बिछा है दिन ही मिली जाही। चकवा और चकवी क्रीड़ा कर रहे हैं, वे रात को बिछुड़ जाते हैं और दिन में फिर मिल जाते हैं। कुर रही सारस कर ही हुलासा।
पुररही का अर्थ क्या होता है? बोलना। सारस कर ही हुलासा, हुलासा का अर्थ उल्लास, उल्लास में भरकर। सारस पक्षी उल्लास में भरकर बोलते हैं, जीवन मरण सो एक ही पासा, कि हमारा जीना और मरना साथ साथ होता है। बोल ही सोन ढेक बगलेती, सोन का अर्थ क्या है? कलहंस। ढेक का अर्थ है बगुला और बगलेती का अर्थ क्या होता है? जल मुर्गा भी। बोल ही सोन ढेक बगलेती, कलहंस, बगुला और छोटी जल मुर्गा भी अपनी अपनी आवाज़ में बोल रहे हैं। रही अबोल मौन जल भेदी, मौन जल भेदी का अर्थ यहाँ पर क्या है? मछली। जल का भेद जानने वाली मछलियाँ मौन है। नग अमोल ते ही ताल ही, अमोल का अर्थ अनमोल। इन तालों में बहुत से अनमोल रत्न हैं। दिन ही बर ही जस दीप, वे दिन में जलते हुए दीपक की भांति प्रकाशमान है। जस दीप, दीपक की भांति प्रकाशमान है। जो मर्जिया होई तह सो पावे वह सीप, जो मर्जीवा जैसी विशेषता रखता है वे ही इन सीपों को पा सकते हैं जिसमें मोती होते हैं। तो ये थी इस प्रसंग की व्याख्या। अब हम इसका विशेष लिखते हैं। तो विशेष में 2 पंक्तियां हमें जो व्याख्या भाग हमने किया है उसी के अंदर से हमें लिखनी है। तो इसमें पहली तो आएगी, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में मलिक मोहम्मद जायसी ने सेंगल द्वीप में पाए जाने वाले ताल तलैयों का वर्णन किया है। दूसरी पंक्ति भी इसी के अंदर कि उन ताल तलैयों के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षियों और फूलों की विविध किस्मों का कवि ने वर्णन किया है। ये 2 पंक्तियाँ हो गई। तीसरी पंक्ति, इसकी भाषा अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। मसनवी शैली का प्रयोग है। कड़वक छंद का प्रयोग है और उपमा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग है। यहाँ पर इस पंक्ति में चमके, मच, बिज्जू के बाने में उपमा अलंकार था और मान हूँ उए गगन में तारे में उत्प्रेक्षा अलंकार था और ताल तलाब यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो इन 3 अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ये आपको इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात है इसके अगले पद्यांश की हम व्याख्या करते हैं। इसके अंदर भी आपको इसका जब आप प्रसंग लिखोगे तो प्रसंग में आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के सिंगल द्वीप वर्णन खंड से अवतरित है। इन पंक्तियों में कवि ने सिंगल द्वीप में पाए जाने वाले फलों के बगीचों में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के फलों का वर्णन किया है। ये आपको इसके प्रसंग में लिखना है और इसकी फिर उसकी व्याख्या और अंत में इसका क्या करना है, हमें विशेष लिखना है। आस पास बहु अमृत बारी, कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि वहाँ आसपास अमृत फलों से युक्त बहुत सी वाटिकाएं हैं। बारी का अर्थ यहाँ पर क्या है? वाटिकाएं, बहुत सी वाटिकाएं हैं। भरी अपूर होड़ रखवाली, वो सभी अपूर्व फलों से युक्त है। अपूर्व का अर्थ है अपूर्व, अद्वितीय, अनुपम, अपूर्व फलों से युक्त है और उनकी रखवाली हो रही है। नवरंग नींबू सुरंग जंबीरा, ओ बादाम बहुभेद अंजीरा। यहाँ पर कवि इसके अंदर पाए जाने वाले, इन फलों उद्यानों के अंदर पाए जाने वाले फलों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि नवरंग, नए रंग वाले नींबू, रंगीन जंबीरा, बादाम और विविध किस्म के अंजीर लगे हुए हैं। गलगल तूरंज सदा फर फरे, तूरंज, तूरंज का अर्थ क्या होता है? चकोतरा, और सदाफर का अर्थ क्या होता है? शरीफा। कवि कहता है उन वाटिकाओं के अंदर गलगल, चकोतरा और शरीफा के फल लगे हुए हैं। नारंग अति राते रस भरे, और नारंग, नारंग का अर्थ नारंगी का फल, नारंगी का फल अत्यंत लाल हो रखा है और वह रस से भरा हुआ है।
किशमिश सेब फरे नो पाता। नो पाता का अर्थ है नए पत्ते, और सेब का अर्थ सेब और किशमिश का अर्थ है किशमिश। किशमिश सेब फरे नो पाता। उस उद्यान के अंदर किशमिश और सेब नए नए पत्तों के ऊपर फल फूल रहे हैं। दारियों दाख देखी मन राता। देखी मन राता का अर्थ यहाँ पर क्या है? मन हर्षित हो जाना, मन प्रसन्न हो जाना। दारियों का अर्थ है अनार और दाख का अर्थ है मिनका दाख जो होती है वो। दारियों दाख देखी मन राता। उन फलों उद्यानों के अंदर मिलने वाले अनार और दाख को देखकर मन हर्षित हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। लगी सुहाई हरा फर धोरी। हरा फर धोरी है वह शोभायमान हो रही है। उन्ने रही केला के धोरी। धोरी का अर्थ होता है गुच्छा। उन्हीं के पास, और केरा का अर्थ क्या है? केला। उन्हीं के पास केले के गुच्छे लगे हुए हैं। फरे तूत कमरख ओ न्यूली। तूत का अर्थ क्या है? शहतूत। कमरख का अर्थ कमरख, और न्यूली का अर्थ क्या है? लीची। राय करोंदा बैर चिरौंजी। फरे तूत कमरख ओ न्यूली राय करोंदा बैर चिरौंजी। फरे का अर्थ क्या है? फले हुए हैं, फूले हुए हैं। शहतूत, कमरख, लीची, राय करोंदा, बैर और चिरौंजी के फल फले हुए हैं। संतरा व छुहारा दिखे। संतरा व छुहारे के फल दिखाई दे रहे हैं। दिखे, दिखे का अर्थ क्या होता है? दिखाई देना। अवधी भाषा में, अवधी भाषा का शब्द है ये दिखाई देना। ओ खजहजा खाटे मीठे। खजहजा का अर्थ क्या होता है? मेवा। इसके अतिरिक्त वहाँ पर और भी खट्टे मीठे मेवे लगे हुए हैं। पानी दे ही खंडवानी। कवि कहता है वहाँ इन फलों के वृक्षों को सींचने के लिए पानी के स्थान पर शरबत दिया जाता है। खंडवानी का अर्थ क्या है? शरबत। पानी के स्थान पर उन पौधों को, उस वाटिका को, उन फलों के पेड़ों को सींचने के लिए शरबत का प्रयोग किया जाता है। कुवहीं खांड बहु मेली। इसके लिए कुओं में बहुत सी खांड मिला दी जाती है। लागी घरी रहट के सोच ही अमृत बेला। जो इन अमृत जैसे फलों की बेलों को सींचती है। ये इसकी व्याख्या हो गई। अब हमें इसका विशेष लिखना है, तो विशेष के अंदर हमें पहली दो पंक्तियाँ वही इसके अंदर से लिखनी है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने सिंघल द्वीप में मिलने वाली वाटिका का सुंदर वर्णन किया है। दूसरा, उस वाटिका के अंदर मिलने वाले विभिन्न प्रकार के फलों का कवि ने वर्णन किया है। दो पंक्तियाँ हो गई। और तीसरी, इसकी भाषा ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार की योजना है। चौपाई दोहा शैली का प्रयोग है। कड़वक छंद का प्रयोग है। मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। तो ये थी हमारी आज के सिंघल द्वीप वर्णन खंड की व्याख्या। सबसे पहले हमें इसका प्रसंग लिखना है, प्रसंग के पश्चात व्याख्या करनी है, और व्याख्या के पश्चात हमें इसका विशेष लिखना है। धन्यवाद।